अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस पार। मार्केट की तरफ मैं नज़र डाल रहा था बीटीसी की तरफ। तो बीटीसी की प्राइस तो ऑलमोस्ट आपको उसी रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है, 30,000 की रेंज में। अगर पिछले डेढ़ हफ्ते से आप प्राइस की तरफ देखें बीटीसी की, तो बावजूद इसके लूना का क्रैश हुआ, मार्केट जो है ऑलमोस्ट 40,000 से ब्रेक होकर नीचे आई। लेकिन 28,000 की जो प्राइस रेंज है बीटीसी की, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नजर आ रही है। मैं देख रहा था पिछले डेढ़ हफ्ते से इसी जो सपोर्ट लेवल है, इस पे बीटीसी की प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। दो बार बीटीसी की जो जो बैरिश ट्रेडर्स हैं, उन्होंने दो बार ट्राई की, लेकिन बड़ी वीक बना के यहाँ से बड़े बड़े बाय ऑर्डर लगे और बीटीसी की प्राइस दोबारा वो ऊपर। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 30,000 की प्राइस पे बीटीसी की जो है वो प्राइस ट्रेड हो रही है। अब मैं जब मार्केट की दीगर आल्ट कॉइन्स पे नजर डालता हूं, तो मुझे यूं फील होता है जैसे कि आल्ट कॉइन थोड़ा मोमेंटम पकड़ रही हैं। जो इन्वेस्टर हैं, अब उनका थोड़ा सा आ, वो मार्केट की तरफ रिटर्न कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार शायद अब मार्केट ने जितना बैरिश होना था हो लिया है। और यूं फील हो रहा है कि शायद आइंदा चंद दिनों तक आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस जो है मजीद गेन करें। अगर ऐसा करेंगे, मार्केट में अगर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती है, इसी तरह मार्केट थोड़ा सा सूद करती है, तो शायद आल्ट कॉइन्स में आपको ज्यादा प्राइसेस पंप करते हुए नजर आए। जैसे ही दोबारा कोई पैनिक होगा, तो ये मैं आपको बताता चलूं, आल्ट कॉइन्स में ज्यादा डंप आता है बनिस्बत इसके, क्योंकि बीटीसी के जो होल्डर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं। वहां आपको प्राइसेस जो हैं वो उतनी ज्यादा क्रैश होती हुई नजर नहीं आती जितनी कि आल्ट कॉइन्स में। तो आल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट अगर तो आपने ऑलरेडी कर दी है, तो दैट्स योर गुड डिसीजन। आपने रिस्क लिया, आपको शायद रिवार्ड आने वाले वक्तों में ज्यादा मिले। अच्छा, एक आज जुमा है, 2 दिन रह गया है इस हफ्ते। बीटीसी की ये 8वीं कैंडल है, जो कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा, इस वक्त भी ये रेड कैंडल ही बनी हुई है, बेरिश कैंडल ही है। अब ये 2 दिनों के अंदर बीटीसी की प्राइस अगर 34,000, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है, सॉरी, 32,000 से ऊपर ऊपर भी अगर ट्रेड होती है, तो ये 8वीं बीटीसी की कैंडल ग्रीन बन सकती है। अगर इसी प्राइस रेंज में ट्रेड होती है, तो फिर बीटीसी की 8वीं कैंडल भी जो है वो बैरिश रेड बनेगी। और ये बिटकॉइन की जो हिस्ट्री है, वो एक तरह का रिकॉर्ड उसमें कायम होगा। और पिछले पिछले हफ्ते से ये रिकॉर्ड कायम हो रहा है, मजीद रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। इट ऑल डिपेंड मार्केट जो है वो किस तरह मूव होती है। अच्छा, ये एक मैंने कल जब वीडियो बनाई, तो मैंने आपको मार्केट के कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस बताए जो मेरी नज़र में मुझे ऐसे लग रहा था बड़े, बीइंग अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, बड़े मेरे लिए कंसर्न वाले वो मामला थे। तो मैंने आपके साथ भी वो शेयर किया। अब कल एक जो मैंने आपके साथ बात तो शेयर की, लेकिन ये एक थ्रेड मेरी नज़र से गुजरा, मैंने सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये थ्रेड बेस करता है उस थीसिस के साथ जिसमें एनालिस्ट ये समझते हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस है, वो जो दीगर इक्विटी मार्केट्स हैं या इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, खसूसन स्टॉक्स के साथ उसका बड़ा को रिलेशन है। यानी स्टॉक की प्राइसेस अगर पंप करती हैं, तो बीटीसी की प्राइस भी पंप करती हैं। और बीटीसी की प्राइस अगर स्टॉक्स जो है वो अगर क्रैश करते हैं, तो बीटीसी भी क्रैश करता है। ये थीसिस एक्चुअली इस बेस पे है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बीटीसी में इन्वेस्टर जो है वो एक्चुअली एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो कि अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है। जब वो बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट बीटीसी में नहीं डालता, बल्कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट से निकाल के वो दीगर मार्केट की तरफ भी डालता है। तो इस वक्त चूंकि मार्केट को पंप या डंप करने, ज्यादा डंप करने के पीछे बड़े बड़े सरमायादार लोग और इदारे होते हैं, तो वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाई होती है। तो उस थीसिस के बेस पे कि जो इन्वेस्टर क्रिप्टो में फेंकता पैसा है, वो दीगर मार्केट में भी, स्टॉक्स वगैरह में फेंकता है। जब वो मार्केट से आउट होता है, तो वो स्टॉक से भी निकालता है और क्रिप्टो से भी पैसा निकालता है। उस थ्योरी के ऊपर ये इसने बेस करके उसने कहा जी, बीटीसी ने तो अपना जितना लोएस्ट प्राइस पे गिरना था, ऑलरेडी बीटीसी बहुत नीचे गिर चुका है। जबकि अभी अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना है, तो इस थीसिस के मुताबिक, उसके मुताबिक जो नेस्डैक है, जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है, वो कहता है कि इस वक्त वो भी अच्छे खासे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, वो भी हाईएस्ट प्राइस पे है। अगर इन्वेस्टर ने पैसा निकालना है, इस थीसिस के मुताबिक, इस जो थ्रेड राइटर है उसकी नज़र में, अगर मार्केट ग्लोबल रिसेशन इसी तरह मजीद जड़ पकड़ता है, दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस में इसी तरह फंसी रहती है, तो हमें क्रिप्टो मार्केट में इस के थीसिस के मुताबिक क्रिप्टो मार्केट जो है, बीटीसी मार्केट, हमें बहुत ज्यादा क्रैश होती है यहाँ से मजीद नजर नहीं आएगी। जबकि हमें नेस्डैक और जो S&P 500, यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 जो स्टॉक्स हैं, उनको ये मॉनिट इंडेक्सिंग करने वाला ये जो प्लेटफॉर्म है S&P, उसकी प्राइसेस जो है वो ज्यादा डंप होगी बनिस्बत बीटीसी। तो ये एक तरह की
आप लोगों के लिए ठंडी हवा का झोंका है, अगर तो ये रियली अगर ऐसा ही होता है इस एनालिस्ट के मुताबिक। अच्छा जी, बिटकॉइन एल सल्वाडोर में मैंने आपको बताया कि वहाँ 44 ममालिक के नुमाइंदगान उनके एक्सपीरियंस को लर्न करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ। तो उस लिस्ट में जो नाइब बाकुले ने शेयर किया उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी नाम लिखा हुआ था। तो उस वक्त से मैं कोशिश कर रहा था कि अपने ज़राए इस्तेमाल करके पता करूं कि हमारे स्टेट बैंक से कौन सा नुमाइंदा गया। अच्छा, एक गैर मुतलका स्टेट बैंक से गैर मुतलका क्रिप्टो की हमारी पाकिस्तान की शख्सियत है, उसके उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बंदे का नाम भी बता दिया, उसकी पिक्चर भी मुझे दिखा दी कि ये बंदा। जब उसको मैंने क्रॉस वेरीफाई किया जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मेरे जराए थे, तो उन्होंने डिनाई किया जी ये बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, ये बंदा नहीं है। अच्छा, मैं जब वो टॉक कर रहा था उस क्रिप्टो शख्सियत के साथ, तो उसने कहा जी कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसने इस हवाले से ये जो ऑपरेशन एल सल्वाडोर वाला चल रहा है इसको मुकम्मल तौर पे क्लासीफाई रखा है, इसको सीक्रेट रखा है। शायद इस वजह से वो जो स्टेट बैंक का पाकिस्तान के मेरे ज़राए हैं उन्होंने भी डिनाई किया है। लेकिन खैर, अभी ये जब वापस आएंगे जो इतलात आएंगी, मेरा ख्याल है उस वक्त मेरे ज़राए से मालूमात लेना मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी बनिस्बत इस पे। इस वक्त ये मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने ये कहा है कि जो बंदा पाकिस्तान में रास को इंट्रोड्यूस करवाया, जिस बंदे ने जो लीड पोजीशन में था, वो बंदा इस वक्त एल सल्वाडोर में जो है वो लर्न करने जा रहे हैं किस तरह। और ये मैं ये ट्विटर पे वीडियो देख रहा था, ये देखें वहां पे एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने के बाद वहां के मर्चेंट्स जो हैं, वहां का फेमस मामा रोजा नाम की कोई चीज है, पता नहीं क्या, कोई फूड है, कोई बेकरी की कोई आइटम है, तो वहां पे जो एल सल्वाडोर में 44 ममालिक के नुमाइंदगान है वो वहां पे मर्चेंट्स के पास जाके बीटीसी के जरिए ट्रांजैक्शन करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि क्या हमारे शहरी अपने ममालिक में अगर बीटीसी को लीगल टेंडर करार देते हैं तो इसी तरह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या नहीं, कितनी स्मूथली ये ट्रांजैक्शन होती हैं, कितना डिफिकल्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना ईजी है, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अलावा एल सल्वाडोरियन जो गवर्नमेंट है वो उनको बिटकॉइन बीच की तरफ भी विजिट करवाया उन्होंने कि ये वो बीच है जहां से हम $1 बिलियन का बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड जो है वो इशू करके जो आएगा उससे हमने ये शहर तमीर करना है। तो लेट्स सी जी, जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल मैंने जब यूएसडीटी के हवाले से आप लोगों को वार्न किया तो आप में से बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर बताएं कि यूएसडीटी अगर अगर वहां फंड्स नहीं रखने तो कौन सा ऐसा ट्रस्टेड स्टेबल कॉइन है। देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आपने किसी भी एक स्टेबल कॉइन में ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि किसी पे भी नहीं करना। कोशिश करें कि आप अपने स्टेबल कॉइन को डाइवर्सिफाई करें। आप 100% यूएसडीटी से आउट भी ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनके पेयर हैं ही सिर्फ यूएसडीटी में, तो यूएसडीटी आपकी मजबूरी है इन सम केसेस। तो आपने यूएसडीटी में भी थोड़े बहुत फंड्स रखने हैं। आप जो मेरी रिकमेंडेशन है उसको आप फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, फिर भी आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। बाइनांस का BUSD और सर्कल का USDC, जो कॉइन बेस का जिसको आप कह सकते हैं स्टेबल कॉइन, ये दो वो मोस्ट पॉपुलर रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज है जिनके बारे में इतनी ज्यादा तनकीद नहीं होती। ये यूएसडीटी से मच बेटर है। तो अगर आपने यूएसडीटी का मुतबादल देखना है, टेथर का मुतबादल देखना है, तो BUSD और USDC, और उसमें भी आपने एक स्टेबल कॉइन में पैसे नहीं रखने, कोशिश करें उसको डाइवर्सिफाई करें, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो। अच्छा जी, टेरा लूना के हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये एक अजीबो गरीब सी न्यूज आई है, मैं खुद बड़ा हैरान था। अगर तो ये इसमें कोई हकीकत है तो ये बड़ी खतरनाक न्यूज़ है। इस न्यूज़ के मुताबिक कहा यह जा रहा है जी, जो साउथ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो पता चला कि टेरा फॉर्म जो लैब है कोरिया की, उन्होंने तकरीबन 30 अप्रैल को अपने हेडक्वार्टर्स और उनकी कुछ ब्रांचेस थी साउथ कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में, वो ब्रांचेस इसके क्राइसिस होने से कोई 7-8 दिन पहले ही वो सब कुछ बंद कर दिया था। ज़हन में सवाल ही आता है कि क्यों बंद किया था? क्या इनको आने वाले क्राइसिस का पता चल गया था या कि ये आने वाले क्राइसिस में शामिल थे? ये एक बिग बिग क्वेश्चन है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, ये मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। और वो जो रिवाइवल प्रपोजल है वो जनाब, उसके ऊपर वोटिंग वगैरह हो रही है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो तकरीबन
47 to 48% जो लूना होल्डर्स है, 48.86% सिर्फ, ऑलमोस्ट 2%, बल्कि 1.2% वोट और गेन करना है, तो ये जो प्रपोजल है डू क्वान की, ये अप्रूव हो जाएगी। साथ साथ ये भी जेहन में रखें कि जो वीटो पावर है वो भी ऐसा था 15% जो लूना होल्डर्स है, जो कि 27 मिलियन लूना टोकन होल्डर्स ने वीटो के भी वोट दिया। अगर ये 33% हो गया तो ये जो प्रपोजल है वो वीटो हो जाएगी और फिर ये प्रपोजल जाया। लेकिन इस प्रपोजल में कुछ मजीद इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका बराह रास्त, अगर आप लूना होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपके साथ बराह रास्त ताल्लुक है। एक तो इन्होंने किया कि जो जेनेसिस लिक्विडिटी इन्होंने रखी थी 15%, उसको 15% से बढ़ा के 30% कर दिया, और उस 30% में से जो प्री अटैक लूना होल्डर्स थे, यानी 9 मई से पहले पहले जो लूना होल्डर्स थे, जिनकी तादाद तकरीबन 6.45%, इस वक्त जो ट्रिलियंस में लूना होल्डर्स हैं उसका 99.81% वो हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलना। ये दोबारा सुन लें, जो मुझे समझ आई है इसकी, मुमकिन है मेरी समझ बूझ वैसी करेक्ट ना हो, मेरी सूझबूझ के मुताबिक 99.81% जो लूना होल्डर हैं इस वक्त, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, और जिनको मिलना है उसकी तादाद 6.45% है, और 6.45% में भी सिर्फ उनको मिलना है जिनके पास लूना 10,000 से नीचे नीचे थे। जिनके पास 10,000 से ज्यादा लूना पड़ा हुआ था उनको कुछ भी नहीं मिलना। अब जो 10,000 से नीचे वाले हैं उनको भी 30%, जितना उनके पास था 30% उनको फौरन मिलेगा जैसे ये लॉन्चिंग होगी। बाकी 70% 2 सालों में इन्होंने इसकी वेस्टिंग करनी है, और हर 6 माह बाद वो थोड़ी जो है परसेंटेज वो रिलीज करते जाएंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। और उसके अलावा तीसरी जो अमेंडमेंट है इन्होंने की है कि पोस्ट अटैक जो यूएसटी होल्डर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को 20% से कम करके 15% कर दिया। यानी अटैक के बाद जो यूएसटी होल्डर्स थे उनको इन्होंने 15% एयर ड्रॉप करना है टोकन का। ठीक है, टेरा की जो अपनी वेबसाइट है, उन्होंने तो वहाँ गवर्नेंस अप्रूव होने से पहले पहले ही, अब प्रपोजल उनकी अप्रूवल होने से पहले पहले ही अपनी जो वेबसाइट है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब टेरा टेरा नहीं रहा, टेरा 2.0 हो गया, इज नियरली हेयर। उसके बाद उसमें यूएसटी वगैरह बिल्कुल गायब हो गया। अब जो दूसरे टोकन्स वगैरह हैं वो मेरा ख्याल है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इस हवाले से शायद मैंने आपको 2-3 दिन पहले के बुलेटिन में बताया था कि जैसे टेरा का एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है और उसके एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की वजह से लूना की प्राइस पंप की, इसी तरह नियर प्रोटोकॉल ने भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था यूएसएन, इसी तरह ट्रॉन ने भी किया था यूएसडीटी। तो नियर प्रोटोकॉल ने अपना एक थ्रेड लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है जी कि हमारा जो स्टेबल कॉइन है यूएसएन वो लूना की तरह का नहीं है, आप उसकी तरह हमारे स्टेबल कॉइन को ना समझे। जिस तरह लूना का जो क्राइसिस आया है, बकौल इनके हमारे जो स्टेबल कॉइन है उसमें जो है वो इस तरह का क्राइसिस नहीं आ सकता। वजूहात क्या बताई हैं जी? इन्होंने कहा जी क्योंकि हमारे जो एक तो जो हमारा जो यूएस हमारा जो स्टेबल कॉइन होगा यूएसएन वो ओवर कोलेटराइज होगा। इसको दूसरे अल्फाज में जो मैं समझाऊं, अगर इन्होंने 1,000 स्टेबल कॉइन टोकन लॉन्च किया यूएसएन, तो बदले में जो कोलेटरल इन्होंने रखना है वो कम से कम $1,500 या $2,000, यानी ऑलमोस्ट जितना टोकन वो इशू करेंगे उसका 2 गुना या उसका 1.5 गुना वो अपने रिजर्व में रखेंगे। अच्छा, यहां तक तो बात मुझे भी इनकी सही समझ आई है, लेकिन एक चीज इन्होंने खतरनाक बताई है। इन्होंने कहा कि हमने जो पीछे रिजर्व में रखना है वो रखा है नियर टोकन प्लस टेथर का यूएसडीटी। भाई अगर तो टेथर का यूएसडीटी चलता रहता है तो फिर तो बात इनकी सही है, लेकिन टेथर के हवाले से जो मार्केट में ऑलरेडी अफवाहें हैं, तो आपने अगर वो वाला अपने रिजर्व में टोकन रख लिया है, जो कि कल को अगर उसको कोई क्राइसिस आता है तो सिर्फ उसके यहाँ क्राइसिस नहीं रहेगा, आपका भी सारा सिस्टम बैठ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि टेरा जब तक लूना रिजर्व में था तो टेरा को कोई इशू नहीं था, कई बार उनका स्टेबल कॉइन डीपैच होता रहा, उसको दोबारा वो $1 करते रहे। जैसे ही उन्होंने बीटीसी को लेके रखा और बीटीसी को जब वो सेल करते थे तो मार्केट क्रैश होती थी, मार्केट क्रैश होती थी तो सबसे पहले जो सरमायादार थे इनके अकाउंट से पैसे निकालते थे, इनके प्रोजेक्ट से पैसे निकालते थे, क्योंकि उस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स इनके थे। तो इसी तरह का क्राइसिस मेरा ख्याल है नियर ने ये जो यूएसडीटी को एज अ रिजर्व रखा है, मेरी नज़र में ये सही डिसीजन नहीं है। अब आगे जी,
टेथर के सीटीओ साहब का एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा जी कि मेरी नज़र में टेरा जो फाउंडेशन लैब है, उन्होंने कोई रग पुल नहीं की, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया। वैसे ही उनके एल्गोरिथमिक जो डिज़ाइन था, उस डिज़ाइन में फ्लॉज थे, उस डिज़ाइन की वजह से ऐसे हुआ। बंदा पूछे ये सबक कौन दे? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे यहाँ पे करप्शन माफिया जो है वो खुद करप्शन में लुथड़े हुए हैं, लेकिन जब पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो दूसरे को बुला। आप हैरान होए कि पीपल्स पार्टी पीटीआई पे खान के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाती है, नून लीग खान के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाती है। अब इसी तरह की स्टेटमेंट है ये टैथर वालों की। चले आगे आते हैं जी। इथीरियम के मर्ज के हवाले से बहुत एक्साइटमेंट है मेरी कम्युनिटी में भी। कुछ लोगों ने मेरे साथ ट्विटर पे कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो कह रहे हैं जी कि जून में आ रहा है। और सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बड़ी एक्साइटमेंट है सोशल मीडिया पे, ऐसे लग रहा है कि शायद अगले माह इथीरियम का मर्ज हो जाए। अगर अगले माह हो गया तो इथीरियम के जो होल्डर्स हैं, मेरे एक दो जानने वाले हैं जिन्होंने इथीरियम होल्ड किए हुए हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। अगर ये नहीं होता जून को तो मोस्ट प्रोबेबली इनको अगस्त तक लाजमी मर्ज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनका जो एक डिफिकल्टी बॉम्ब जो इन्होंने पिछले साल इंट्रोड्यूस करवाया था अपने जो माइनर्स हैं प्रूफ ऑफ वर्क बेस, उनको डिस्करेज करने के लिए, ताकि वो अपने कंप्यूटर मशीन्स को, एसिक्स को, माइनिंग मशीनों को सेल करके वो प्रूफ ऑफ वर्क की तरफ जाएं, तो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएं, प्रूफ ऑफ वर्क से। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी में एक शोर शराबा हुआ कि एकदम माइनर्स कैसे ये सारा कुछ अपनी फैसिलिटी बंद कर दें। तो उसको थोड़ी देर के लिए जो डेवलपर्स थे एथेरियम के, उन्होंने डिले कर दिया था। अब वो जो डिले है मेरा ख्याल है इस साल के अगस्त तक है। तो अगर इन्होंने इथीरियम को मर्ज ना किया, प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ना गए, तो वो डिफिकल्टी बॉम्ब जो है एकदम एक्टिव हो जाएगा। तो फिर दोबारा जो है वो अच्छा खासा क्राइसिस हो सकता है। फिर दो ही ऑप्शन है, या तो वो अगस्त तक इथीरियम को लाजमी मर्ज करें, या वो डिफिकल्टी बॉम्ब वाला जो प्रोटोकॉल है उसका, उसको मजीद वो एक्सटेंड करें। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह की मैं अपडेट्स वगैरह ले रहा हूँ इथेरियम की, शायद ये अगस्त से पहले पहले मर्ज फाइनल हो जाए। अगर हो गया तो इथेरियम होल्डर्स को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अच्छा जी, आगे एक दुका छोटी छोटी न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूँगा। पनामा के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एल सल्वाडोर के बाद जो दूसरा कंट्री था, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री था, उसने भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा दिया। फिर उसके बाद पनामा की पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया था उन्होंने बिल पास किया कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा दिया जाए। अब वो बिल जो है पनामा का जो प्रेसिडेंट है उसके अभी तक उसमें साइन नहीं हुआ। उसके कुछ कंसर्न है, वो कहता है जी कि FATF की हम ग्रे लिस्ट में है, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। और FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान को कुछ अपने जो हमारे यहाँ से रेगुलेटरी कुछ पॉलिसीज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स किए हैं। इसी तरह पनामा को भी किए हैं। और उनका प्रेसिडेंट ये समझता है जी कि उनके कंसर्न FATF के जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से हैं, जब तक वो आप उस हवाले से मुझे एड्रेस नहीं करते, मैं आपके बिल पे साइन नहीं करूँगा। और जब तक साइन नहीं करेंगे उनके प्रेसिडेंट, उस वक्त तक वो जो क्रिप्टो के हवाले से उन्होंने बिल पास किया असम्बली ने, वो वहाँ का कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये अब मामला पेंडिंग हो गया। इट ऑल डिपेंड्स, जो भी वो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, अर्जेंटीना भी जैसे दीगर ममालिक में इन्फ्लेशन और महंगाई की जकड़ में था, अर्जेंटीना भी उनमें शामिल होता है। अर्जेंटीना भी जो मेरा ख्याल है विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स मोर देन 100% इनकी प्राइस भी क्रैश की है। तो इस वक्त भी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ मेरा ख्याल है विद इन फ्यू मंथ इनकी ऑलमोस्ट 55% प्राइस जो है वो डी वैल्यू हुई है। तो इस क्राइसिस में बचने के लिए वहाँ के जो शहरी हैं वो क्रिप्टो मार्केट में पैसा फेंक रहे हैं। अब वहाँ एक NGO है जिसने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था कि स्कूलों में जो उनका कोरिकुलम है, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोरिकुलम में BTC को ऐड किया, ताकि जो बच्चे हैं छोटी एज में BTC की थ्योरी को, उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करें। BTC में जो ज़्यादातर इन्वेस्टर हैं, कई बार मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का ज़्यादातर इन्वेस्टर फोमो की वजह से आया, लालच ग्रीड की वजह से आया, पैसा डबल करने की सेंस में। इस मार्केट में पैसे फेंकने के रिस्क है। जहां आपने इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, आपकी जिम्मेदारी है इसके साथ रिलेटेड जो रिस्क हैं वोलेटिलिटी की वजह से, उनके बारे में भी आप आगाह हों। तो इसके लिए एजुकेशन का इंतजाम करना मेरा मानना यह है कि ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में भी जब क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट होगी तो ओबियसली यहाँ पर भी NGOs जो हैं
अपना अपना रोल प्ले करेंगी, तो लाजमी पाकिस्तानियों को इस हवाले से एजुकेट करने का कोई इंतज़ाम करेंगे। अच्छा जी, लास्ट में ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, A16Z के नाम से पॉपुलर हैं, एंड्रीसन हॉरोविट्ज़, क्या इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इन्होंने $600 मिलियन का फंड जो है वो किया है, और ये रोब्लॉक्स और ब्लिज़र्ड के साथ मिलके जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन जो है वहाँ पे गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। गेमिंग इंडस्ट्री जो है पिछले साल जितना ज़्यादा इसने गेन किया, और जो जो पिछले साल गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने कई गुना इन्वेस्टर्स को, अर्ली इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिया, जिसमें ऑक्सी है, जिसमें मोबॉक्स है, जिसमें डीफाई किंगडम है, और इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन सब ने जो पिछले साल किया था, इस वक्त अच्छा खासा वो भी इन्फ्लेशन का शिकार है। उन्होंने भी जो अपने इन्वेस्टर को ऑफर करवाई आए हैं, जनाब गेम प्ले करें, बदले में टोकन लें, उन टोकन को आप रियल मनी में कन्वर्ट करें। अब वो टोकन जनरेशन इतनी ज़्यादा हो गया, पीछे से पैसा आना कम, जबकि वो टोकन की वजह से जो पैसा उनके कैप से निकलना वो ज़्यादा शुरू हो गया। तो उस वजह से इस वक्त जो गेमिंग प्रोजेक्ट, जो पुराने गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो थे, वो इस वक्त क्राइसिस में हैं। तो नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो मेरा ख्याल है गेमिंग प्रोजेक्ट में अच्छा इन्वेस्टर वही है जो अर्ली टाइमिंग में प्रोजेक्ट को अच्छी तरह, गेमिंग प्रोजेक्ट को समझ के उसमें पैसा डाल दे, अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल जैसे ही पूरा हो जाए, मार्केट से इन आउट हो जाए, मतलब अपना कैपिटल निकाल ले, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसी पे वो प्ले करे। गेमिंग प्रोजेक्ट में आपको यही, गेमिंग प्रोजेक्ट में आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं करना, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह।